तो बच्चों, आज फिर इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम सीख रहे हैं कक्षा 10वीं गणित अध्याय 4 द्विघात समीकरण में द्विघात समीकरण हल करने की कौन सी विधि? गुणनखंड विधि सीख रहे हैं। आप कल तक आपने क्या सीखा कि द्विघात समीकरण है या नहीं है, ये वेरीफाई करना सीखा। और हमने क्या सीखा कि द्विघात समीकरण बनाते कैसे हैं, किसी शाब्दिक समस्या से। तो किसी शाब्दिक समस्या से कैसे बनाते हैं द्विघात समीकरण, ये हमने सीखा है ना। बच्चों उधर से निकल करके आगे साइड में बैठ जाओ। तो ये अपन को सीखना है, सीखा अपन ने पिछले बार तक। क्या सीखा कि द्विघात समीकरण है या, और साथ में किसी समस्या से द्विघात समीकरण बनाना। ये आपने सीखा प्रश्नावली 4.1 में। अब प्रश्नावली 4.2 में आप लोगों को क्या बताया जाएगा कि द्विघात समीकरण को हल कैसे करना है। अब इसको हल करने की दो विधियां हैं, एक है वो सूत्र विधि और एक है गुणनखंड विधि। तो पहले हम कौन सी सीख रहे हैं? गुणनखंड विधि, ठीक है ना। अब इसमें मैंने लिया उदाहरण नंबर 3, इसमें स्पष्ट लिखा है गुणनखंडन द्वारा समीकरण 2x वर्ग ऋण 5x धन 3 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। मूल क्या कहलाते हैं? तो आप लोगों ने द्विघात बहुपद पढ़े थे। तो द्विघात बहुपद में जिसको शून्यक बोलते थे, जीरो, यहाँ पर उसको मूल बोलते हैं। मूल मतलब x के वे मान जो समीकरण को संतुष्ट करते हैं उसके मूल कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं मूल? x के वे मान, यानी चर के वे मान। अब चर x भी हो सकता है, जैसे इसमें x है, y भी हो सकता है या कुछ और। तो चर के वे मान जो समीकरण को क्या करते हैं? संतुष्ट करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? उसके मूल कहलाते हैं। तो मूल ज्ञात करना मतलब समीकरण को हल करना है, ठीक। तो इसको कैसे हल करेंगे? गुणनखंडन विधि से। आप देखो जरा, तो मैंने लिखा यहाँ पर सबसे पहले 2x वर्ग ऋण 5x धन 3 बराबर 0। 9वीं क्लास का आपको याद होगा कि इनके इसके द्विघात बहुपद के गुणनखंडन करने के लिए हम क्या करते थे? तो हम क्या करते थे? पहले वाले पद के गुणांक का और अचर पद का आपस में गुणा करते थे। तो इन दोनों का गुणा करिए, कितना आ रहा है? 3 दूनी 6। किस किस का गुणा करना है? प्रथम पद के गुणांक का और अचर पद का, मध्य को छोड़ देना। प्रथम और अचर इनका गुणा, 3 दूनी 6 आया। अब मिडिल टर्म में, मध्य पद में x का गुणांक कितना है? अभी माइनस छोड़ दीजिए। x का अंक के गुणांक कितना है? 5। और यहाँ पर कौन सा चिन्ह है? अचर पद के पहले कौन सा चिन्ह है? अचर पद के पहले कौन सा चिन्ह है? तो आपको ऐसी दो संख्याएं बतानी है जिनको जोड़ने से 5 आए और गुणा करने से 6 आए। ऐसी दो संख्याएं सोचिए जिनको जोड़ें तो कितना आना चाहिए? 5 आना चाहिए। और अगर हम उनका गुणा करें तो कितना आना चाहिए? 6 आना चाहिए। तो वो संख्या कौन कौन सी है बोलिए? वेरी गुड, 2 और 3। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 2x वर्ग, 5 को हम लिखेंगे 2x धन 3x, ऐसा लिख दो, या 3x धन 2x लिख दो, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। तो 3x धन 2x कितना हुआ? और 3 दूनी, और यहाँ पर आएगा धन 3 बराबर। तो हमने मध्य पद को तोड़ दिया, इसलिए इस विधि का नाम है मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। क्या है इस विधि का नाम? ठीक है ना, मैंने मध्य पद को विभाजित करके गुणनखंडन करना। अब आप ये माइनस के अंदर ले जाइए तो क्या आएगा? यहाँ पर 2x वर्ग ऋण 2x और ऋण का धन से गुणा होगा ऋण 3x धन 3 बराबर। अब ये दो पद यहां बन गए और दो पद यहां पर बन गए, दो दो के पेयर होगा। तो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, और x वर्ग है, x है तो x तो आ ही रहा है। तो यहाँ से कॉमन क्या आएगा? 2x कॉमन आएगा। तो यहाँ से बचेगा क्या? x बचेगा, x वर्ग है ना, तो एक x कॉमन आ गया।
तो एक एक्स बचेगा नहीं बचेगा, और माइनस यहाँ पर एक बचेगा जहां कुछ नहीं बचे, जैसे 2x पूरा कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचेगा, क्योंकि सबके गुणांक में एक तो रहता ही है। अब ऐसे यहाँ पर हमें कॉमन लेना है, तो आप याद करो 9th क्लास में बताया था कि जितना ब्रैकेट में यहाँ बचता है उतना ही यहाँ बचेगा, बिल्कुल एक्स्ट्रा बचेगा। यहाँ पर क्या बचा है, x माइनस 1, तो यहाँ भी क्या बचना चाहिए, तो फिर इनमें कॉमन क्या है, अगर मैं 3 कॉमन लूंगा तो यहाँ प्लस बचेगा और यहाँ का क्या बचेगा, तो मैं 3 नहीं -3 कॉमन ले लूंगा। क्या ले लूंगा, तो यहाँ पर -3 कॉमन आ गया, तो यहाँ से क्या बचा अकेला, और जब मैं माइनस कॉमन लूं और अंदर प्लस हो तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, तो प्लस का साइन क्या बन जाएगा, या 3 कॉमन आ गया तो क्या बचेगा, 1 बराबर 0। अब आपको वेरीफाई करना है कि हमारा सही है या नहीं है, तो इसका गुणा करो वही आएगा ऊपर का, तो ऋण 3 का x में गुणा करेंगे ऋण 3x, और ऋण 3 का ऋण 1 में गुणा करेंगे तो ऋण गुणित ऋण बराबर धन 3 वापस आ गया। तो एक बार रिवर्स होके देख लिया करो, तो रिवर्स होके देखोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि हमने सही किया है या समझ आएगी ना बात। अब इन दोनों पार्ट में से कॉमन क्या है, एक पार्ट ए एक पार्ट ए है, तो x माइनस 1 दोनों में से क्या आ रहा है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इस भाग में से क्या बचेगा 2x, इस भाग में से क्या बचेगा -3 = 0, तो ये बन गया इसके गुणनखंड है। तो हमने गुणनखंडन कर लिया इसका। अब एक बात बताइए, इन दो गुणनखंडों का गुणनफल कितना है, तो इन दोनों में से अवश्य ही कोई एक 0 है, तभी तो गुणनखंड 0 आ रहा है। दो संख्याओं का गुणा 0 कब हो सकता है, जब इन दोनों में से कोई एक या दोनों 0 होना चाहिए, तो हम एक एक को 0 मानेंगे। तो अपन यहाँ लिखेंगे यदि x माइनस 1 बराबर 0, अगर ये 0 माने तो इंप्लाइज दैट x इक्वल टू क्या आएगा 0 + 1, तो x इक्वल टू क्या आएगा, तो ये हमारा पहला मूल आ गया, पहला मूल। फिर लिखेंगे यदि अब के बाद दूसरे वाले को मानो 2x माइनस 3 बराबर 0, बोलिए बच्चों, तो 2x बराबर, तो x बराबर कितना आएगा 3/2 आएगा नहीं आएगा, तो नीचे आपको लिखना पड़ेगा अतः दिए गए द्विघात समीकरण के क्या मूल, क्या निकालने को बोला था उसने, मूल के मूल 1 व 3/2 हैं। क्या है इसके मूल, समझ आ गई ना बात, तो ये हमारा उत्तर हो गया। समझ में आया सभी को, कौन सी विधि की है हमने, गुणनखंडन विधि। कौन सी विधि की है, गुणनखंड विधि। चलिए नोट कर लीजिए इसको। तो बच्चों ये है अब अगला उदाहरण आपकी पुस्तक का, उदाहरण नंबर 4, द्विघात समीकरण 6x² ऋण x ऋण 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। अगर मैं आपसे बात करूं इस प्रश्न में और इसके पहले वाले उदाहरण नंबर 3 में मुख्य अंतर है इस चिन्ह का। उसमें यहाँ पर प्लस था तो अपन ने जो भाग किए थे वो जोड़े थे, इसमें यहाँ पर क्या है माइनस, तो फिर वो भाग आपको अब क्या करना पड़ेंगे, घटाना पड़ेंगे। तो देखिए पहले अपन सवाल लिखें 6x² ऋण x ऋण 2 बराबर 0। सबको क्लियर, नियम क्या बताया था, प्रथम पद का गुणांक और अचर पद इन दोनों को देखिए, यहाँ पर कितना लिखा है, यहाँ कितना लिखा है, गुणा करो 6 दूनी, तो हमारे दिमाग में आ गया 12। अब मध्य पद का गुणांक क्या है, गुणांक 1, कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 माना जाएगा, कुछ नहीं है तो क्या माना जाएगा 1, तो यहाँ का है 1 और यहाँ पर है 3 6 दूनी 12, और यहाँ का चिन्ह क्या है, यहाँ चिन्ह क्या है, पिछले सवाल में यहाँ पर क्या था, तो अपन ने जोड़े थे, अब क्या है तो घटाना है। तो ऐसी दो संख्याएं बताओ जिनको घटाने से 1 आए और जिनका गुणा करने से 12 आए। कौन सी संख्या है,
4 और 3, 4 में से 3 घटाएंगे और 4 का 3 में गुणा करेंगे तो मुझे इसके 4x और 3x में तोड़ना है। तो यहाँ पर आएगा 6x वर्ग ऋण कोष्टक में लिखेंगे 4x ऋण 3x ऋण 2 बराबर 0। समझ आया? अब 4x में से 3x घटाओ 1x और ये माइनस से लगा है, समझ आएगी ना बात। और ये ऋण 2, अब ये माइनस के अंदर गुणा कर दो तो कितना आएगा, ये 6x वर्ग, ये माइनस का 4x और ये माइनस को माइनस प्लस 3x माइनस 2 बराबर 0। क्लियर है ना? अब आप इन दोनों में से कॉमन लेना है, इनमें से ना तो एक काम करते हैं, इसमें से कॉमन नहीं दिख रहा है, इनके गुणनखंड लिख देते हैं। तो 6 को मैं लिख सकता हूं 2 गुणित 3, क्या लिख सकते हैं, गुणित x, तो 6x वर्ग के जो गुणनखंड हो गए 2 गुणित 3 गुणित x गुणित x, 3 दूनी 6 x गुणित x, x वर्ग। 4x को लिख देते हैं 2 गुणित x और यहाँ पर ये धन 3x ऋण 2 गुणित 1 कर देते हैं, इसको बराबर 0। कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा? क्या नहीं भी करना है तो नहीं लो, चलो ठीक। अब बताओ इन दोनों में कॉमन क्या है? अच्छे से देखो यहां से यहां तक पूरा 2 भी ये कॉमन है और x भी ये कॉमन है कि नहीं है? तो कितना आएगा कॉमन? इससे सरल विधि नहीं होगी बच्चों कॉमन लेने वाली। 2x कॉमन ले लिया तो यहां से बचा 3 और ये x, तो कितना बचा? और माइनस यहां से क्या बचा? 3x माइनस 2, तो जितना यहां बचता है उतना ही, तो यहां तो उतना है ही, तो यहां से कॉमन क्या आएगा? जब कुछ भी कॉमन नहीं हो तो क्या ले लिया करो? 1 ले लिया करो। कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या ले लेना है? 1। तो यहां से क्या बचेगा? 3x माइनस 2 बराबर, अब दोनों भागों में से 3x माइनस 2 कॉमन आ रहा है ना, तो 3x माइनस 2 हमने कॉमन ले लिया, तो इस भाग से क्या बचेगा? 2x। इस भाग से क्या बचेगा? प्लस 1 इक्वल टू, अब इन दोनों को अगर शून्य है तो एक एक को शून्य के बराबर लो, तो यदि 3x माइनस 2 बराबर, चलो पक्षांतर करो जल्दी से, 3x बराबर 0 धन 2, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा? 2, तो x बराबर कितना आएगा? 2/3। तो पहला मूल्य क्या आ गया? अब यहां पर आ जाते हैं, अब इसके बराबर शून्य लो, यदि 2x धन 1 बराबर 0, जल्दी बताइए, 2x बराबर 0 माइनस 1, तो 2x बराबर कितना आएगा? -1, तो x बराबर कितना आएगा? तो क्या लिखना है नीचे, जल्दी बताओ। अतः द्विघात समीकरण के मूल क्या है? 2/3 व -1/2 है। बस इतना और लिख देना, यहाँ पर आप चाहो तो उत्तर लिख देना, ठीक है ना। तो ये प्रश्नावली का कौन सा उदाहरण का कौन सा हो गया। अब ठीक ऐसे ही सवाल आपको काय में दिए हैं, ठीक है ना, ऐसे ही सेम। तो मैंने उदाहरण आपको इसलिए समझा दिए कि आप प्रश्नावली के करो, तो आज हर हाल में आपको प्रश्नावली के सवाल लगाना है, जो नहीं बनेगा वो कल पूछना है, ठीक है ना, नोट कर लीजिए। तो उदाहरण नंबर 5 हमारे पास है, द्विघात समीकरण 3x वर्ग ऋण 2 करणी 6x धन 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस सवाल में और अन्य दो में अंतर क्या है? इसमें एक पद में गुणांक में करने वाली संख्या दी है बस, और कुछ तो है नहीं है कि और कुछ है। बाकी यहाँ प्लस है तो प्लस वाला कर चुके, और यहाँ पर माइनस होता तो माइनस वाला भी कर चुके हैं, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या आ गई है? करणी। तो करणी वाली संख्याओं में थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है गुणनखंडन करने के लिए, ठीक। तो पहले हम यहाँ पर इसको पहले तो वही विधि लगाएंगे जो हमारी मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड बोलती है। समीकरण लिखा 3x वर्ग ऋण 2 करणी 6x धन 2 बराबर 0, समझ आई। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं,
किसका गुणा? फर्स्ट पद माने फर्स्ट टर्म का और कांस्टेंट टर्म का, तो इनका गुणा कितना आएगा? कितना आएगा? तो इसको ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पर 6 आए और जोड़ने पर 2 करनी 6 आए। गुणा करने पर 6 और जोड़ने पर तो कितना सिंपल है, 2 करनी 6 है हमारे पास। इसको लिख दो आप करनी 6 धन करनी 6। अब देखो मजे की बात, करनी 6 और करनी 6 को जोड़िए, 2 करनी 6 और करनी 6 का करनी 6 में गुणा करो, 6 आएगा। करनी 36 आएगा। 36 की करनी कितनी होगी? 6। करनी कहते हैं अंडर रूट कहते हैं, स्क्वायर रूट कहते हैं, वर्गमूल कहते हैं। तो 2 वर्गमूल 6 बराबर वर्गमूल 6 धन वर्गमूल 6 लिखेंगे तो बस बन गई काम की नहीं बन गई? तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा? यहाँ आएगा 3x वर्ग, बोर्ड पर ध्यान दो, माइनस इसको लिख दो वर्गमूल 6 धन वर्गमूल 6 इंटू एक्स। जोड़िए इसको, कितना आएगा? और दोनों का गुणा करिए, 6 आएगा। तो 3 दूनी 6, तो 6 तो हमें चाहिए था। चलो कोष्टक तोड़ दो, एक काम कर, चलो x को अब अंदर ले जाएंगे। तो 3x वर्ग, यहां से माइनस का गुणा करो, माइनस करनी 6x, फिर यहां से गुणा करो माइनस करनी 6x धन 2 बराबर। अब इन दोनों में कॉमन क्या है ये तो देख ही नहीं रहा है, तो मुझे 3 को अब अपरिमेय संख्याओं को गुणनखंड के रूप में लिखना पड़ेगा। देखो ऐसे, तो 3 को लिखूंगा करनी 3 गुणित करनी 3 गुणित x। बताओ इसका मतलब क्या होगा? करनी 3 का करनी 3 में 3 आएगा, x का x में x वर्ग, 3x वर्ग ही लिखा है, लिखा है। ऐसे करनी 6 को लिख रहे हैं हम, करनी 2 गुणित करनी 3 गुणित x लिख सकते, 3 दूनी। ऐसे यहां पर लिखो 6 को लिखो करनी 2 गुणित करनी 3 गुणित x, और इसको लिख दो करनी 2 गुणित करनी 2 बराबर 0। अब अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 में गुणा करेंगे, कितना आएगा? 2 आएगा। तो वही लिखा, सवाल थोड़ा अलग है। अब बताओ यहां से यहां तक कॉमन क्या है? देखो करनी 3x कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो करनी 3x मैंने कॉमन निकाल दिया, तो यहां से क्या बचा? करनी 3x बचा। अरे यहां से कितना बचेगा? करनी 2, चलो 1 आ गया। अब बताओ यहां से यहां तक क्या है कॉमन? करनी 2 अकेला है, वो भी माइनस का लेंगे। माइनस का क्यों लेंगे? क्योंकि इसमें अंदर क्या चाहिए और यहाँ पर क्या है, तो जब माइनस कॉमन लेंगे तभी तो प्लस का माइनस बनेगा। माइनस करनी 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ से बचेगा करनी 3x, प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस करनी 2, 1 बाहर आ गया, 1 बचेगा बराबर। अब देखो 1 से बचे दोनों क्वेश्चन, अब इन दोनों में कॉमन ले लो, तो करनी 3x माइनस करनी 2 मैंने कॉमन निकाल दिया, तो इस भाग में से क्या बचेगा? करनी 3x माइनस करनी 2 बराबर 0। दोनों कोष्टक 1 से हैं। अब यदि इसके बराबर 0 करें, करनी 3x ऋण करनी 2 बराबर 0, चलिए बोलिए मेरे साथ क्या आएगा? तो करनी 3x बराबर 0 धन करनी 2, तो करनी 3x बराबर कितना आएगा? करनी 2, तो बताओ x बराबर कितना आएगा? करनी 2 बटे करनी 3, ये पहला मूल आ गया। अब फिर से करो, यदि आप किसके बराबर 0 लेना, तो करोगे तो वही चीज तो आएगी, नहीं आएगी? वो तो आप करो हरा हो मुझसे, बाकी आना तो वही है। करनी 3x बराबर 0 धन करनी 2, तो करनी 3x बराबर करनी 2, तो x बराबर कितना आएगा? तो लो जे आ गया। तो बताओ समीकरण के मूल क्या है? अतः द्विघात समीकरण के मूल करनी 2 बटे करनी 3 व करनी 2 बटे करनी 3 है, दोनों मूल समान हैं।
कैसे हैं दोनों मूल? समझ में आ गया सभी को? ऐसे ही एक सवाल आपको प्रश्नावली में दिया है, देखो जिसमें करने वाले सवाल है, इसको नोट कर लें।